नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और संभल दंगे की हम बात करेंगे। संभल दंगे की जब रिपोर्ट आई तो उस पर सियासी घमासान मच गया। कुछ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साजिश के तहत हिंदू आबादी घटी है। लव जिहाद से लेकर आतंकी संगठनों के कनेक्शन भी इस दौरान सामने आए हैं, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि संभल से हिंदू पलायन के तार पाकिस्तान और अमेरिका तक से जुड़ गए हैं। यानी कि जो पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के साथ साथ गजवाए हिंद को प्रयोगशाला बना दिया गया। इसीलिए जब मामले ने तूल पकड़ा तो लखनऊ की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर आक्रोश जताया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा यह किया है कि ये पूरा मामला पहले की सरकारों के संरक्षण में अंजाम दिया गया है। में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने सीधे कहा है कि पिछली सरकारों की ही उपज है इस तरह की परिस्थिति। सीएम योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट आने के बाद में और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर देश भर में सियासत जरूर गरमाई हुई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 45% हिंदू था जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया, ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है, हमारे 60% आबादी हमारी यंग है, उसको आप नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे काम पे लगाया जाए, बल्कि आप कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। तो ये जो आरएसएस की डबल स्पीक की पॉलिसी शुरू से रही है कि गुमराह करो और फिर नफरत पैदा करो ताकि उनका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी को उससे फायदा होता रहे। अब ये कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और एकदम बिल्कुल दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मुसलमान इस रिपोर्ट को खारिज करता है। हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। तो आपने सुना, चाहे बात प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हों, विपक्ष हो या फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई प्रतिक्रिया, उन्होंने सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर चिंता जाहिर की गई है। इस पूरे राजनीतिक तपिश में संभल अछूता नहीं रहा। वहां पर जुमे की नमाज का वक्त था, जुमे की नमाज के बाद कोई हंगामा ना हो, स्थिति सामान्य रहे, इसीलिए यहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी, मोर्चा संभाले हुए थी। संभल दंगे की रिपोर्ट पर वहां के लोगों का क्या कहना है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। जितनी आवाज़ इनकी मुसलमानों की बढ़ती गई और हिंदू घटती गई। तो मुसलमान पहले बहुत कम थे यहाँ पे, बहुत ही कम थे, और अब सन 65 के बाद इतनी बड़ी तेजाई से बढ़ी है इनकी आवाज़ में। अब डर की वजह से कैसे समझ लो, मतलब वो तो फिर आदमी जाएगा ही, कारोबार कम होगा तो आदमी का डर जाएगा कि अपने बच्चों को बचाना है या कुछ करना है, तो आदमी तो जाएगा ही। फिर क्या करें? ये गलत है, सब झूठ है भाई। देखो जाके घूमो संभल में, पता लगेगी क्या है संभल के अंदर। बड़े बूढ़े बताते थे, हम सुनते थे, लेकिन जब बताते थे तो हम भी उसी बात को दौड़ान कर रहे हैं कि हमारा हरिहर मंदिर है, मंदिर ही रहेगा।
तो आपने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, यहाँ के रहवासी या फिर यहाँ का वो हिंदू पक्ष जो यहाँ पर संभल में कुछ गिने चुने परिवार रह गए हैं, या फिर यहाँ के मुस्लिम आबादी। हालांकि वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जो इस रिपोर्ट में नजर आता है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन इन सब के बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने देश भर में घटती हिंदुओं की आबादी पर चिंता जाहिर की है और बाकायदा इसे सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नसीहतें भी दे डाली हैं। इसकी पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। तो मोहन भागवत ने एक बार फिर से ये कहा जाए 3 संतानों वाली बात जो है वो दोहराई है। लेकिन उनका ये जो बयान जब संभल की रिपोर्ट आई, इस बीच आया, तो उसके बाद में चर्चा होने लगी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंता देश की चिंता है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी भी इसकी गवाही देती है। आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से। आंकड़े कहते हैं कि 1950 से 2015 के बीच में जो हिंदू आबादी है उसके विकास दर में काफी कमी देखी गई है। हिंदुओं का विकास दर में -7.8% रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय में जो विकास दर है वो 43.15% रहा है। इसका मतलब यह है कि आजादी के वक्त जितने प्रतिशत मुस्लिम थे उससे कहीं ज्यादा अब हैं, जबकि हिंदू जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की आबादी में एक बड़ा गैप जो है वो जरूर नजर आता है। हालांकि ये भी आपको जानना चाहिए कि 1950 के वक्त में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो घटकर अब 78.6% रह गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी महज 9.84% थी, जो आज के वक्त में 14.9% तक पहुंच चुकी है, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है। अब ऐसे में जिस तरह से ये कहा जाए कि तमाम बयानबाजियां जो लगातार हो रही हैं वो देश में बढ़ती आबादी के बीच में अब जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घटी है, आरएसएस प्रमुख की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई हो या फिर संभल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी कुछ सवाल खड़े करती है। इसीलिए पूछता है इंडिया कि हिंदुओं को संभल छोड़ने पर आखिर मजबूर किसने किया। सवाल यह भी खड़ा होता है कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की राजनीतिक तुष्टीकरण का क्या यह हिस्सा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली थ्योरी देश के लिए आखिर कितनी जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। करेंगे चर्चा और इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। इस समय बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर ए उस्मानी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राशिद शरीफ जो हैं अध्यक्ष हैं SIMPLBA के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ आपको जल्दी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन शुरुआत इस पूरी चर्चा की अश्विनी शाही जी मैं आपके साथ में करने जा रही हूं। ये रिपोर्ट जो है वो कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ में है। कई लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष का ये आरोप अब लगने लगा है कि 2024 की स्थिति अगर इस दंगों के बाद में बदली तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, रिपोर्ट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है। रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की जाएगी, फिर जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। अभी रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये किसी को कोई जानकारी नहीं है, मगर ये लोगों ने मान लिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि वहां पर जब देखिए कहावत होती है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो विपक्षियों ने ये मान लिया है कि हम वहां पर जो है इस तरीके से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी कई चीजें मिली हैं। श्रृंगार गौरी की पूजा रोकने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे। वहां पर जब फव्वारा बताने वाले शिवलिंग को और मजाक उड़ाने वाले सनातन का
यही हिंदुस्तान के विरोधी दल के लोग हैं हमारे। जो एक वर्ग है वहां पर, चाहे वो नमाज पढ़ता हो वहां या पूजा करता हो, क्योंकि आयोग जब गया था वहां के लोगों से जब चर्चा हुई, राय शुमारी हुई, तो लोगों ने बताया कि हम लोग सोमवार को और क्या हम लोग पूजा करते थे वहां, लेकिन बाद में वहां पर मस्जिद हो गई। तो ये तो लोगों की जो वहां रहते हैं उन लोगों ने बताया जो देखा। नहीं, लेकिन 78 अश्विनी के जी, दंगों के क्या बाद ये मान लिया गया जो एक नैरेटिव हम अभी तक देखते आए हैं, तो क्या ये एक अज्यूम किया जा रहा है क्या सिर्फ? देखिए, अज्यूम करने की बात ही नहीं है। आज नैना जी, हिंदुस्तान एक सनातनी देश है और 5000 साल से पुराना हमारा इतिहास है। इस्लाम 1400-1500 साल पहले का है। तो हम नेचुरली हमारा जो है शिव भगवान राम जी हमारे पहले से हैं, उनके मंदिर पहले से हैं। इन लोगों को नहीं मिला, उसको तोड़ा और बनाया। तो जो धीरे धीरे अब चाहे वो ASI के द्वारा या कोर्ट के द्वारा वो साबित होता चला जा रहा है कि कहां पर क्या था। तो इन लोगों ने नेगेटिव नैरेटिव बनाना है, हमें पॉजिटिव नैरेटिव लेकर चलना है कि वहां पर जो साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद जो कोर्ट कचहरी या लोकसभा विधानसभा में जो तय होगा वो माना जाएगा उसको। तो हम लोगों ने तो ये मान लिया है नैना जी कि हमको न्यायालय के शरण में जाकर जो वहां से हमको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पलायन क्यों हुआ 78 के दंगों में। वो साजिश, 15 दंगे कराए गए संभल में सुनियोजित तरीके से, और वहां का निवासी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी भी था। इस बार के जो दंगे कराए गए वो समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा भाषण दिया गया वहां। उन्होंने कहा कयामत तक यहां मस्जिद रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कयामत आ गई है, मस्जिद ढूंढ लीजिए, कोर्ट जाना पड़ेगा आपको भी। कयामत तो देखते ही रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के उनके खिलाफ, सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बिजली चोर थे वो, वहां पर जो है उन्होंने भड़काया लोगों को। और अब आयोग वहां गया है, आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है वो कुछ दिन बाद सबके सामने आएगा। ठीक है, यानी कि अभी ये जो रिपोर्ट के कुछ हिस्से, और आज भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उन्होंने भी यही बात कही है। लेकिन मैं अब ये सवाल जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आर.ए. उस्मानी से पूछ रही हूँ। उस्मानी साहब, आज बड़ी बात जो है वो ये भी कही गई है सीएम की तरफ से, जो पिछली सरकारें हैं उनकी वजह से इस तरह से पलायन सबसे ज्यादा हुआ। आखिर कैसे संभल से इतनी बड़ी संख्या में हिंदू घटते चले गए और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। ना कहीं मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ना कहीं हिंदू आबादी घट रही है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब से भारत आजाद हुआ है, आजादी के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जाता है, भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, और इनके पास अपना वोट बैंक बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि अभी संभल का, आपको मैं बता रहा हूं, अभी संभल का उपचुनाव हुआ है जी। अगर वहां मुस्लिम मतदाता अगर 85% थे, तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट की जमानत क्यों जब्त हो गई? हिंदू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से जीत करके असेंबली में पहुंचा है, कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीता है। क्या आप समझ रही हो इसको? नहीं, और चुनाव ऐसे तो कई उदाहरण हो जाते हैं हमारे सामने। ऐसे तो उस्मानी साहब, ऐसे तो बहुत से उदाहरण हो जाते हैं। डेमोग्राफी उस इलाके की कुछ हो, लेकिन वोटों की बात जो है वो अलग हो चुकी है। कोई मोनोग्राफी नहीं है, ये एक प्रोपोगंडा है। क्योंकि अभी जो है देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक व्यापारी ने अपने परिवार के समेत गाजियाबाद में अपने बच्चे को 10 साल के जहर दे के आत्महत्या कर ली है। आजकल पता नहीं क्या हो जाता है चर्चा में। मैं सवाल पूछती हूँ, संभल का आप पहुंच जाते हैं, नोएडा में पहुंचूंगी, दिल्ली का आप पहुंच जा रहे हैं, मुंबई। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ ना कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ जाती, हिंदू आबादी कम हो गई। ये चिंता का विषय आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं अभी महान विद्वान बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था,
बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि जो रिपोर्ट आई है वो अभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, उसके बारे में क्या बोले। और आप लोगों के पास तो ये सब रिपोर्टें पता नहीं कहां से आ जाती है, जब अभी सदन के पटल पे कैबिनेट में रखी नहीं गई है वो, तो कैसे आपने कह दिया कि वहाँ हिंदू बढ़ रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, हिंदू घट रहा है। उस्मानी साहब, अब से कुछ देर पहले खुद सीएम योगी ने बात बोली, आप बोलो तो मैं आपको बाइट भी सुना दूं। सौरभ दुबे जी, क्या ये बात को घुमा रहे हैं क्या? आखिर कैसे अचानक आबादी बदल जाती है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है? और एक बड़ी बात जो इस दौरान यही कही गई, उसमें सीधे सीधे आरोप ये लगाए विपक्ष के ऊपर कि भाई पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी तरफ से ऐसे परिस्थिति, डेमोग्राफी बदलना एक बड़ा हिस्सा रहा। तो राजनाथ सिंह के ऊपर आरोप लगाया, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। कल्याण सिंह जी के ऊपर लगाया, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। राम प्रकाश गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे हैं। और 11 साल से इनकी सरकार है तो ये रहे हैं, तो ये तो आरोप इन्हीं के ऊपर उल्टा बैठ रहा है। कहां से विपक्ष आ गया यहाँ? सौरभ दुबे जी ले आए विपक्ष को। आ रही हूँ अश्विनी जी। वो ये पूछ रहा है कि जो तुमने साल में सच्चाइयां छुपी हुई हैं, और जिस प्रकार से जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो इतिहास के पन्नों में जो लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है उत्तर प्रदेश में संभल की बात कर रहे हो आप। देखिए, आपके बीच में नहीं बोला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुन लीजिए। अरे भैया, प्रवक्ता है, सुन लीजिए ना, प्रवक्ता है ना आप, अपने समय आएगा तो बोलिएगा, आप अपना समय आएगा बोलिएगा, अपना समय आएगा बोलिएगा, बीच में ना बोलिए। अरे आपका समय हो गया, आपने उस्मानी साहब सुन लीजिए। अब सवाल मैं सौरभ दुबे जी से पूछ रही हूँ, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर आ रही हूँ दोबारा। देखिए, जिस प्रकार से हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमको जो कड़वी सच्चाई है वो तो उससे सब वाकिफ हैं। अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों या अन्य मुस्लिम स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं चैनल पे, ये जानबूझ करके अगर आंख बंद कर लें तो उससे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है, जो 1978 की बात कही जा रही है, जो संभल को लेकर के कहा जा रहा है, आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई दंगा था तो वो संभल के अंदर था, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में, बताइए 83% जहां पर हिंदू की आबादी थी, हिंदुओं की आबादी थी, वो आज वर्तमान में कितने प्रतिशत है ये हम सब लोग जानते हैं। और 83% में मान लीजिए, मैं कहता हूं कि देखिए, पलायन हर जगह से होता है, 2% 3% लोग शहर में जाते हैं, परिवार लेके जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो पलायन हुआ था, ये सारे पलायन उन दंगों की वजह से हुआ था। और उन दंगों के समय जिस प्रकार से जो उस समय की सरकारें थी, वहां पर जो सीधा सीधा आरोप लगता है वो सीधा सीधा प्रामाणिक रूप से दिखाई देता है कि वहां की सरकारों ने दंगों में कुछ विशेष लोगों का समर्थन किया और हिंदुओं को मरने के लिए, कटने के लिए, उनके बलात्कार होते रहे, उनको जो है वहां से मार मार के भगाया गया। इतिहास तो जम्मू कश्मीर का भी है, आपका संभल विषय मैं बात करूंगा, लेकिन कश्मीर का भी वही जीता जागता इतिहास है, जिस प्रकार से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो है क्या क्या हुआ, उनको मारा गया, काटा गया, चीर दिया गया बीच में से, उनकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया गया। वहां की कहानी भी चिक चिक के कहती है। लेकिन चूंकि आज संभल का विषय है, और संभल के अंदर देखिए, आज जब एक जांच होती है उसके अंदर, तो जांच में क्या पाया जाता है? हमारी पुरानी बावली मिलती है, हमारे पुराने वहां पर मंदिर मिलते हैं। तो जिस प्रकार से पुराने हिंदुओं के स्थानों को उसको ढक दिया गया, कूड़े कचड़े का जगह बना दिया गया, आज कचड़े साफ कर रहे हैं तो वहां से हमारी बावली निकल रही है, हमारे कुएं मिल रहे हैं, हमारे मंदिर मिल रहे हैं, शिव जी का मंदिर मिल रहा है। मतलब इतनी ज्यादा निर्दयी तरीके से जिस प्रकार से प्रशासन ने उस समय, मैं तो इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों से भी अपील करूंगा यहां मुसलमान उसका समर्थन ना करें, कोई भी मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि एक सभ्य मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के कभी नहीं हो सकते कि वो हिंदू मरता रहे, हिंदू कटता रहे, दंगे में हिंदू पिटता रहे और हिंदुओं को जो है मरने कटने दे। ऐसा मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है उस समय की जो सरकारें थी, जो उस समय सरकारों ने बेशर्मी के साथ, बेदर्दी के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किए, ये एक कड़वी सच्चाई है। और वो राजनीतिक फायदे के लिए, उसमें हिंदू मुसलमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ एक विशेष वर्ग, चूंकि समाजवादी पार्टी का जो जन्म है वो विशेष जो है दो समाज के वोटों के आधार पर ही हुआ, एक यादव दूसरा मुस्लिम, और वो उन्हीं दोनों की राजनीति करते हैं। हालांकि मुस्लिम जो है वो सशक्तिकरण कभी नहीं करते। उस्मानी जी तो कह रहे हैं, अगर पिछली सरकारों की बात अगर कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो पिछली सरकारों में तो बीजेपी की भी
सरकारें रही हैं। नहीं, पिछली सरकारों में रही और बीजेपी की सरकार अभी भी वर्तमान में है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसने आज संभल के अंदर स्कूल खोले, अस्पताल खोले और तमाम जो ऐसी विकास की व्यवस्थाएं थी, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए एक बराबर की। लेकिन जो हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, जिनकी जमीनें हड़प ली गई, जिनके कुएं बावलियों पर जो है उसको कब्जा कर लिया गया, जिनके मंदिरों को तोड़ करके वहां पर कूड़ेदान बना दिया गया, आज यही सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उन जगहों को साफ सुथरा और जो हमारे जो है कहते हैं पवित्र जगह जो मंदिर है, आज लोग उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान सबको एक मिलकर के स्वागत करना चाहिए। राशिद शरीफ जी, SIMPLB के अध्यक्ष राशिद शरीफ जी, पिछले कुछ वक्त में जो संभल से तस्वीरें आई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। हमने देखा था कि उन इलाकों से जो थोड़े विवादित है, आ रही हूँ सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उस्मानी जी भी कह रहे हैं, उस्मानी साहब आ रही हूँ, लेकिन राशिद शरीफ जी, जिस तरह से वहाँ की जो तस्वीरें आई वो तो चिन्हित करते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है। फाजिल अहमद, आ रही हूँ आपके पास में भी। राशिद जी मैडम, हर जगह ढूंढने दो लोग को मंदिर, इनको काम है ना धाम है ये लोग को, इनको अरे बच्चे लेकिन पैदा मिल तो रहे हैं ना भाई वहाँ पे। नहीं रोकिए मैडम साहब, रुकिए मैडम साहब, रुकिए प्लीज। आप ये लोग को बच्चे पैदा करने से कौन रोका मैडम? हाँ, कौन प्लान कर रहा है कि संभल से है तो हिंदुओं को ऐसो जाने के लिए, भगाने के लिए? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, पूरी पुलिस है सो मुसलमानों के अगेंस्ट। हाँ, संभल में ऐसो रिपोर्ट आती पूरी मुसलमानों के अगेंस्ट। सीएम साहब क्या कर रहे हैं, सीएम साहब की सरकार, पुलिस उनकी, रिपोर्ट उनकी, सब उनकी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। और कुछ नहीं करने दो, और थोड़े दिन बाकी है लोगों के, और करने दो इस तरीके की हरकतें। पूरे चैनल बिजी है इसमें, पूरे हर कोई हिंदू बेचारा परेशान, नौकरी को परेशान, खाने को परेशान, महंगाई से परेशान, मगर ये लोगों को इसी में लगा हुआ है। ये लोगों को यही करना है, ये कहते थे, हमको मालूम है, और थोड़े दिन कर सकते हैं लोग। इसके बाद वो पूरे मुर्दे पुराने उखाड़ेंगे, वो फलाने मंदिर उखाड़ेंगे, मस्जिदा बनाए, वो सब कोशिश जमाने की बात। 1991 का वर्षिप एक्ट ये लोगों को बता दो, जरा पढ़े लिखे बनाओ, ये लोगों को सबको काबिल बनाओ। छोड़ दो ये 1947 में बता दिया गया कि भाई यहाँ पे मंदिर है खलक, या मस्जिद है खलक। इसके बाद चलो तरक्की करो, इसके बाद दोनों हिंदू मुसलमान मिलके ऐसे आगे बढ़ो। अरे इतना पीछे हो गए, चाइना की बात करते हैं, चाइना किधर का किधर हो गया, आज हम किधर रह गए? यही हिंदू मुसलमान में, यही मस्जिद में, मंदिरों में, यही लपड़ों में, मदरसों में, बस बुलडोजर में, यही काम हमारे पास है। और यही पूरी दुनिया देख रही और हंस रही हमारे पर। वाह, क्या चश्मा निकाल दीजिए, मुसलमान है, हिंदुस्तान की तरक्की दिखाई देगी, जरा चश्मा निकाल के देखिए। इस तरीके के अगर इसी तरीके से रहेंगे, ऐसा जितना हिंदुस्तान आज धसा हुआ है, जितना खर्चे में बढ़ गया, आज और बढ़ते जाएंगे। 4 और 3 साल 3.5 साल ये लोग के, और कहाँ पता तो लग रहा है किसी मदरसे में भाषण दे रहे हैं। आपने जो पूछा नहीं बता रहा, लग रहा है मदरसे में भाषण दे रहे हैं। फिक्र नहीं, मदरसे में भाषण दे रहे हैं। फिक्र हो गई, मुझे नहीं पता आप कौन सी रिपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें आपको हिंदुस्तान डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई एक ही बात बोलते हैं, सिवाय हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई तरक्की का मुद्दा नहीं है। अरे सवाल थोड़े दिन आराम से चलो, आराम से उखड़ने वाले। अरे राशिद जी आराम से, अरे मदरसा नहीं है, भाषण दिए जा रहे हैं, सुन लीजिए एंकर साहब, आपको बार बार पूछ रहे हैं। राशिद जी, मैं सवाल पूछ रही थी कि अचानक इस तरह से अगर वृद्धि या फिर डेमोग्राफी चेंज हुई तो वो तो सवाल वो तो नजर आता है ना, आप उस पर कुछ कह ही नहीं रहे, आपने उस पर कुछ कहा ही नहीं। फाजिल अहमद जी, ये जो पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई रिपोर्ट नहीं आई, ये जब खुद जिन्हें रिपोर्ट सौंपी गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया, ये जो रिपोर्ट के जो कुछ अंश इस दौरान सामने आए हैं वो चौंकाते हैं। ये बात मानेंगे कि अगर वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई और इस हिंसा को लेकर कई बड़ी बातें कही गई, वो तो चिंता का विषय है ना। गंभीर विषय पे चर्चा आप कर रही हैं, बहुत अच्छे से लग रहा है मुझे सुनने में। बिहार का इलेक्शन होने वाला है और वहाँ नरेंद्र मोदी जी गए थे, कोई सुनने वाला नहीं था, औंधे मुंह गिरे हैं ये लोग वहाँ पे। अब पूरा बीजेपी में भगदड़ मची है, प्रशांत किशोर ने इन लोग की जमीनें खसका दी। संभल देखिए अब बीच में बोल दिए। बिहार बोल रहे हैं तो संभल पे ला रहा हूँ, बिहार आप चले जा रहे हैं, संभले पे आ रहे हैं। आइए, तुम्हारे घर मुझे लगता है ऐसा ना हो कि आप बिहार से सीधे रशिया या यूक्रेन हमारा घर है, हमारा घर। नैना जी सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखे सुनिए। श्री कृष्णा आयोग बना मुंबई के दंगों में, आज 2025 चल रहा है, 92 से लेकर 2025 तक। क्या हुआ उस आयोग का?
कुछ हुआ? जब मामला जेरे अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, तो कोई भी जांच सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। कि कब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप आयोग बना के जांच कर दो? इस आयोग की कोई ऑथेंटिसिटी लीगल नहीं है। लीगल क्या करेंगे? इसको पटल पे पेश करके भी क्या कर लेंगे? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जब तक किसी जांच को नहीं कराती, ऐसी जांच मुख्यमंत्री 100 करा ले, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसकी जब जांच होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयोग बनेगा या फिर उसके जांच के आदेश होंगे, और अगर तब भी यही तस्वीर रही, सीएम, क्या आपको यूपी की सरकार, यूपी के शासन, यूपी की पुलिस या फिर यूपी के कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जब अश्विनी साही जी बोल रहे थे तो आप नहीं बोल रही थी, जब सौरभ दुबे बोल रहे थे तो नहीं बोल रही थी। अब हमको आप बार बार टिप टिप करती हैं। आपसे सवाल पूछते, वही तो बात है, मैं सवाल पूछती हूं, आप मुझे वही चीजें सुनना चाहते हैं फाजिल अहमद जी, जो आपको सुनना चाहिए। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। फाजिल भाई मुझसे भी प्रश्न पूछा था, बता रहा हूं। सुन लीजिए, अश्विनी शाही जी ने भी एक बात ज्ञान माफी का नाम दिया। ज्ञान माफी में 1 साल तक एएसआई वहाँ खूब खुदाई की, सब कुछ की। 1 साल के बाद जब रिपोर्ट दिया तो उस पर किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं था। अब जब आप किसी दबाव में रिपोर्ट मांगेंगे और सरकार जब दबाव बना के रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट मांगती है, तो ऐसा ही घटनाएं होती हैं। अब रिपोर्ट आने दी, इसमें भी हजारों कमियां निकलेंगी, और अगर ये रिपोर्ट चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन लीगल ऑथेंटिसिटी इसकी कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये केवल बिहार के इलेक्शन के लिए लीगल ऑथेंटिसिटी किसे मानते हैं वैसे फाजिल जी? जी क्या करें? लीगल ऑथेंटिसिटी किसे मानते हैं? जो अदालत जो अगर इंक्वायरी अदालत कराती है या अदालत आदेश देती है, उसको लीगल। और सुन लीजिए, ज्ञान माफी मामले में तो वो भी खत्म है। अदालत ने एसआई का सर्वे कराया और वो एसआई की 8000 पन्नों की रिपोर्ट पर किसी अधिकारी की दस्तखतें नहीं है। हम लोग उसको कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं कि भैया इस पर दस्तखत करके तो लाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी हमारा कोई भी मामला जब तक हम नहीं कहेंगे सुनवाई नहीं होगा। तो फाजिल अहमद जी, क्या संभल हिंसा को लेकर भी क्या कोर्ट में जांच की मांग करेंगे? क्या सुनिए, क्या वहां पर भी जांच की मांग करेंगे क्या कोर्ट में जाके? सुनिए ना, हम दिल्ली आए, सौरभ दिल्ली आए, अश्विनी शाही जी भी अपने गांव छोड़ के शहर में आए। हम क्यों आए? बेहतर भविष्य के लिए आए ना। वही तो कह रहा हूँ, 2 से 3% बनी है। मैंने बताया 2 से 3% रहते हैं। पूरी दिल्ली की 90% आबादी मुसलमान थी, अंसारी नगर से लेकर के चांदनी चौक। ये कौन कह दिया आपको? और यहाँ 14 मस्जिदें बंद पड़ी हैं। अरे भाई, ये कौन कह दिया कि आपको पूरी मुसलमान थी दिल्ली? दिल्ली से मुसलमान पलायन क्यों कर दिया? आजादी के बाद जितने दंगे हुए दिल्ली के अंदर, आजादी के बाद जो दिल्ली में दंगा हुआ, इतना बीजेपी के लोगों ने मारा कि वो दिल्ली छोड़ के मेरठ मुरादाबाद की तरफ चले गए, इसलिए आबादी बढ़ गई। लेकिन दिल्ली में मुख्य आबादी किसकी है? जरा मुझे लग रहा है अगली बार हम दिल्ली के इतिहास पे चर्चा करेंगे। 84 के दंगे में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? हमको बताए, तीनों लोग बैठे हैं कि 84 के दंगे में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? आपकी बात पे अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। अश्विनी जी बोल दीजिए। अश्विनी शाही जी अच्छे आदमी, बोलिए। 84 के दंगों अरे बाकी साथी भी अच्छे हैं, वो भी आपके साथी हैं। सब अच्छे हैं, आप हमको अच्छे नहीं लगते। अरे बाबा, इतनी नाराजगी बिल्कुल नहीं। दफ्तर आइए, चाय पिलाऊंगी आपके अलावा हमको सब अच्छे लगते हैं। 84 के दंगों में जो सज्जन कुमार और HKL भगत या जिसका भी नाम आया, उसी दल के लोग थे, ये बताइए आपके नेता सांसद हैं, उसी दल के आपके नेता सपोर्ट कर रहे हैं। मंच पर आपके नेता उसी के मंच पर जो एक बार उतार दिए गए, फिर भी चल रहे हैं। इन लोगों ने को मारा। अब आता हूं मुद्दे पर, सुनिए फाजिल भाई, थोड़ा सा बीच में नहीं, आपके बीच में बोला नहीं तो थोड़ा बात जाएगी। आपको हम याद दिला, भूल जाते हैं ना, याद दिलाना पड़ता। अरे नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। आपने नहीं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा था। मेरा कोई दूसरा नहीं था कि भाई उसी दल का समर्थन आपके नेता कर रहे हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान वापी पर जो है आपने बयान दे दिया, 8000 पन्ने पर किसी के दस्तखत नहीं है, आप लोगों को मिल गया वो, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। राम मंदिर को भी तो काल्पनिक मान लिया गया था भाई। राम मंदिर को भी कहा, आखिर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, तो उसका भी सुनिए, अब यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। मुझे सबका जवाब देना है। फाजिल भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, उसके बाद दिमाग में याद दिला रहे हैं। नहीं, याद दिलाएंगे, मुझे सुनाई नहीं देगा और समय बर्बाद होगा, जनता का भी और हमारा भी। और सुनिए, आपने बिहार की बात कही, बीजेपी ने राज्यसभा में किया उसको। नैना जी,
नैना जी, इन लोगों को टू दी पॉइंट मैं नोट करके जवाब दे रहा हूँ। बीच में ये लोग विचलित होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विचलन होता रहता नैना है। जी, इनके जब बाद राम हमको दे दीजिएगा। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो बहुत से मारीच और सुबाहु बहुत थे, लेकिन राम जी पहुंचे, सब शांत हो गया। खैर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार में इन्होंने कहा बिहार में मोदी जी को सुनने वाला कोई नहीं था। आज एक वीडियो मैंने ट्वीट किया है, उसमें महिलाओं राहुल गांधी की रैली से लौटती हूं मैं, इसमें फोटो में राहुल गांधी कौन है? कह रहे बाबू हम ना ही जानता नहीं। दूसरा, सरकार किसकी बनेगी? पत्रकार ने पूछा तो महिला ने कहा नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी से, राहुल गांधी के अब मैं आता हूँ संभल पर। सुनिए अब संभल पर आइए ना, मुद्दे पर रहिए, भटकाइए मत, संभल पर आइए। संभल में जो वहां पर सर्वे हुआ है, आपने कहा कैसा ऑथेंटिसिटी नहीं है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार चुनी हुई सरकार है, संविधान की शपथ ली है। वही आपके नेता राहुल गांधी जो जेब में रख के चलते हैं, खाली पन्ना जो नोटबुक बांटे थे ना महाराष्ट्र में, वही खाली पन्ना वाला संविधान, उसका नहीं। हम लोगों ने बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान का हम लोगों ने शपथ लिया है, और वही सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी, एक पूर्व डीजीपी, एक जज और इन लोगों को अपॉइंट किया। उनकी रिपोर्ट आ गई है। अब संभल में हम लोग जब आते हैं तो संभल में वहां पर 78 के दंगे, और कहते हैं ना डेमोग्राफी, आसाम में 11 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हुई। लेकिन अश्विनी शाही जी, और अभी अगर बात की जाए आजादी से अभी तक संभल 15 बड़े दंगे देख चुका है, 15 बड़े दंगे। और अब इस बात को भी समझना होगा, इन 15 दंगों के वक्त में आजादी से अभी तक हर अलग अलग पार्टी की यहाँ पे सरकारें रही हैं, हर बड़ी पार्टी, हर पार्टी के यहाँ पर ये कहा जाए कि सरकारें रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा रह जाता है क्या? ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा रह जाता है क्या? ये यहाँ राशिद साहब बैठे हुए हैं, राशिद साहब को भी एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने श्रद्धेय भागवत जी को कहा किसने पैदा करने से रोका है, इन्होंने कहा है। यही बयान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी दे रहे हैं। ये गंदा बयान का मैं बता रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पर ये है। कैसे भाई, देखिए हम लोगों ने देश के साथ चलने का काम किया है। 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ रहने वाले सभी भारतीय हैं, उसमें नहीं, लेकिन हिंदू 80% हैं। और राशि साहब, आपके यहाँ 17 बच्चे पैदा करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई पंचर साट लेगा, कोई हजामत बना लेगा, उसमें आप लोग रखेंगे। लेकिन हम जो लोगों को लेकर आएंगे उसमें वो पढ़ लिख कर आगे आएंगे। आपके तरह जो है हम वो नहीं मांगेंगे हमको आरक्षण दीजिए 4% का। हमारे यहाँ लड़के पढ़ लिख के आगे निकलते हैं, जो देश के आगे बढ़ने में विषयांतर है। लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, देखिए अगर आजादी के बाद से सिर्फ संभल की अगर बात करें, सिर्फ अगर मैं संभल की बात करूं, 15 बड़े दंगे जो नजर आए हैं। हाँ। जो अनाज बांट रहे हो 85 करोड़ लोगों को, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के निवासी हैं। आप लोगों ने जिनके ऊपर लेकिन उस्मानी साहब, ये आज अगर आंकड़ों की बात होती है तो ये बात आप बखूबी मानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में मुसलमान पंचर जोड़ता है, और ये 85 करोड़ लोग जो अनाज ले रहे हैं भीख की तरह, ये कौन लोग हैं? ये हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं। आपकी सरकारें नहीं देखी थी, आपकी यूपीए सरकार ने मना कर दिया था। आज मोदी सरकार के अंदर ये दम है कि अपने लोगों को शब्दों की मर्यादा रखिए। अश्विनी जी, उस्मानी जी, आप दोनों सम्माननीय हैं, पर्सनल छीटाकशी के लिए मंच नहीं है। प्लीज। मुसलमानों ने एपीजे अब्दुल कलाम को पैदा किया, बिल्कुल। मुसलमानों ने वीर अब्दुल हमीद को पैदा किया, मुसलमानों ने टीपू सुल्तान को पैदा किया, मुसलमानों ने सम्मानित हमने किया, राष्ट्रपति का चुनाव हमने लड़वाया, हमने सम्मानित किया। आपने क्या किया भाई? आपने तो नाम गिनाया, खाली नाम गिनाया आपने, मुसलमान पैदा करता है। आप उनको क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं? आप बताइए ना, वीर अब्दुल हमीद की पत्नी को किसने सम्मानित किया? 15 बच्चे पैदा करते, 4 बार सरकार रही है, मंत्री रहे, बताइए आपने सम्मानित किया? आपने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी को सम्मानित किया हो तो बता दीजिए। सम्मानित हमारी सरकार ने किया, आप लोगों ने नहीं किया। साहब को राष्ट्रपति बनाने का काम हमने किया, आपने विरोध किया। अश्विनी शाही जी,
अश्विनी शाही जी और उस्मानी जी से लड़ रहे थे, तो दिल्ली से लगातार लाहौर तक 10,000 मौलानाओं को अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया था। देखिए, हिंदुस्तान की जब बात होती है तो हिंदुस्तान बनाने में किसी एक धर्म या एक तबके का योगदान नहीं, हम सभी जानते हैं। कई लोग देखिए, कई लोगों ने अपनों को खोया और उन्हीं के आंदोलन का ही आज नतीजा है कि हम सौरभ जी ने जो बात कहा कि यहाँ लेकिन सुनिए, लेकिन अश्विनी जी एक बड़ी बात है, सरकारों ने इनका सहयोग किया। मैं कह रहा हूँ अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम हमारे हैं, जारी किया। लेकिन जो ये राग गाते हैं ना, जो उस्मानी जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का राग गा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस ने संतुष्टिकरण का नहीं, तुष्टिकरण का काम किया। आज हम संतुष्टिकरण का काम कर रहे हैं और सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। ये संतुष्टिकरण की बात है उस्मानी जी, या फिर सौरभ जी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है पिछले कुछ वक्त के आंकड़ों का अगर देखा जाए? कई बड़ी बात है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही दिशा की तरफ जाता है। साजिश की बात होती है संभल की, यहाँ पर ये बताया जाता है कि बहुत बड़ी साजिश पहले से थी, पुलिस संख्या, लेकिन ये तो कई सवाल और खड़े हो जाते हैं ना। क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति के तहत ये इस रिपोर्ट में बात जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तब जनता देखिए, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर आपके पैनल पर आज एक विषय को लेकर के डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, उसका निष्कर्ष कुछ निकलना चाहिए। लेकिन देखिए, फाजिल अहमद साहब हैं, इसको शांत कराइए। 1978 में समाजवादी पार्टी, अरे इनको शांत कराइए, शांत कराइए। अरे भैया पानी पियो, आपका बीपी हाई हो गया, पानी पियो, बीपी हाई हो गया। मंत्री साहब, पूर्व मंत्री साहब, अरे पूर्व मंत्री साहब, चली गई सरकार, आप चला गया मंत्रालय, चला गया आपसे मंत्रालय, शांत होकर सुनिए। ओ भैया, टीपू सुल्तान का वो नहीं लगा हुआ, सुनिए साहब। अरे भैया सुन लीजिए साहब, इनका फीडर डाउन करा दीजिए, इनको दवा भिजवाइए इनको, एक डिस्प्रिन खा करके पानी पी लीजिए, एक कोई दवा में उनको भिजवाइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी गंभीर बातें उड़ रही हैं। देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मैं सामाजिक तौर पर ये बात जो यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय चैनल पे करूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करूँगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिसमें किसी हिंदू को ठेस पहुँचे, किसी मुसलमान को ठेस पहुँचे। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और कितना घटिया बयान उन्होंने दिया कि 80 करोड़ लोग भिखारी हैं जिनको राशन दिया जा रहा है। मुझे एक बात समझिए आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब कोविड में कुछ लोगों के बिजनेस चल रहे थे वो खत्म हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, नौकरी चली गई, उन लोगों के लिए एक व्यवस्था लेकर के आए कि कुछ समय के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए। वहां पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के उनको राशन दिया गया। तो वहां पर इस तरह की टिप्पणी करना कि 80% हिंदू लोग भिखारी हैं, मुझे लगता है एक मजहबी आप जो है वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और एक पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस चीज को अगर हम जो भी शिक्षित मुसलमान हैं, जो भी इस बात को मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की भावना से हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए, इस बात से स्वीकार करना पड़ेगा कि आज संभल में अगर कोई घटना घटी है तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 15 बार हिंदुओं के घर उजाड़े गए, बड़े दंगे हैं, और 15वें में 78 का दंगा इतना बड़ा था कि अकेले उस दंगे में कम से कम 20 से 22% लोगों ने पलायन किया। देखिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए जाते हैं लोग, पढ़ने के लिए 3%, 4%, हम मैं कह रहा हूं आप मैक्सिमम 5% मान लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर का आपको दंगा याद होगा, सैफई में नाच चल रहा था, डांस चल रहा था, गाना सुना जा रहा था, और वहां पर जो है लगातार दंगों में बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, वहां पर सरेआम कत्लेआम हो रहा था, और आंख पे चश्मा लगा करके तुष्टीकरण का उस समय समाजवादी पार्टी के नेता नाच और गानों का मजा ले रहे थे। और दूसरी शर्म की बात, अब चुप हो जाइए, दवा खाइए, पानी पीजिए, दवा खाइए, आप कहीं से पार्टी के प्रवक्ता नहीं लगते हैं। आपकी भाषा जो है बहुत गंदी भाषा है। आपने 80 करोड़ लोगों को, समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ी आबादी 80 करोड़ में समाजवादी पार्टी का भी वोटर होगा, मैं कह रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी को भी वोट करते होंगे। आपने जो भाषा का प्रयोग किया ना, वो कहीं से भी जो है लगता नहीं कि आप सब समाज के व्यक्ति हैं। देखिए,
बाद में आता है। आप सभ्य समाज के व्यक्ति नहीं है। दूसरा, नहीं, आप सभ्य समाज के व्यक्ति नहीं है महाराज। आपकी गंदगी इस तौर पर दिखाई दी, आपकी मजहबी सोच, आपकी मजहबी सोच कैसे कर्नल सोफिया जैसी कई और भारत की बेटियां हैं, मुस्लिम समुदाय से आती हैं और कई ऐसे लंबी फहरिस्त है। इसे उस रूप में तो जोड़ना उचित है ही नहीं बिल्कुल। देखिए ये उसमें तो आप कहीं और दूसरी दिशा देने की कोशिश करें उस्मानी साहब। नैना जी, ऐसे ही मंत्रियों की सोच रही होगी जिनके जब दंगे हुए, ऐसे ही व्यक्तियों की सोच के कारण दंगे होते थे हिंदुस्तान में। ऐसे मंत्रियों के, ऐसे लोगों के पद पर रहते हुए ये संभव था कि हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए। इस सोच की, इस विचारधारा की पूरी मानवता के साथ पूरा मानव जो है इसका खंडन करता हूं। मैं भी खंडन करता हूं, आपके चैनल पर भी खंडन करना चाहिए। इन्होंने 80 करोड़ लोगों को अपमानित किया। 80 करोड़ जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोटर भी हो सकते हैं, उनको अपमानित करने का काम उस व्यक्ति ने किया जो समाजवादी पार्टी के पहले मंत्री रह चुके हैं, पद पर रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं। बताइए ऐसे घटिया बयान दे रहे, मुझे शर्म आती है। आपको अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिएगा अपने बयान के बारे में। अखिलेश यादव जी में अगर थोड़ी सी भी, मैं कह रहा हूं, जनता के प्रति वफादारी होगी, 1% इन व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल इन पे कार्रवाई अखिलेश यादव जी को करनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का ही प्रवक्ता है ना, प्रवक्ता तो उन्हीं के हैं। नहीं, आप प्रवक्ता उन्हीं के हैं ना समाजवादी पार्टी के। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का आप घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, आपको विचार करना चाहिए। आप एक पहले पूर्व संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, लेकिन पूर्व मंत्री के पद पे रह चुके हैं। बहुत मुझे लग रहा है अब ये ना थोड़ा समझना मैं चाहिए। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? कौन सी सरकार, कौन सी उपलब्धि, क्या किया है? दंगे करवाए, दंगों की उपलब्धि। आपकी सरकार में 100 से ज्यादा दंगे हुए, दंगों की उपलब्धि बता रहे हैं। बहु बेटियों की जो इज्जत लूटी गई उनकी उपलब्धि बता रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं, मैं तो इसका मुस्लिम स्कॉलर साहब के उस पर फाजिल साहब की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा 2 लाइन में। 2 लाइन में फाजिल साहब की बात पे जवाब देना चाहूंगा। उस्मानी साहब आ रही हूँ एक एक करके, क्योंकि ऐसे वक्त पूरा निकल जाएगा, व्यक्तिगत छीटाकशी के लिए नहीं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब भी बात दंगों की होती है उसमें नुकसान किसका होता है। जब भी, अगर चाहे वो सामुदायिक दंगा हो, किसी विषय को लेकर हो, तो उसमें नुकसान आम व्यक्ति का होता है। और ये कहा जाए कि हमेशा और उसके साथ में बदनाम होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा समाज। इस बात को समझना चाहिए और उसका फायदा उठाते हैं दूसरे लोग, चाहे बात ये मुद्दे बन जाते हैं राजनीति से जुड़े हुए, और उसका हमेशा से फायदा उठाया जाता रहा है। राशिद शरीफ जी, लेकिन इसी तरह से जब दंगों की बात होती है, जब पलायन का मुद्दा होता है और ऐसे तमाम विषय सामने आते हैं, तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आप इसे मानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात होती है, व्यवस्थित लॉ एंड ऑर्डर के साथ में अगर इस तरह से ये पूरी बड़ी तस्वीर नजर आती है, कौन रचता है साजिश? साजिश तो कौन रचता है मैडम? जो हुकूमत करते हैं साजिश उन्हीं की होती है। जितना भी आज यूपी में हो रहा है सब ये हमारे जो सरकार में है उन्हीं जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज अगर संभल से अगर कोई हिंदू हटता है, आपकी हुकूमत लाइए, आप रखिए वहाँ पे। बिहार से, यूपी से, पूरे तेलंगाना भरा हुआ है हमारे पास, हैदराबाद भरा हुआ, बुलाइए सबको। अगर वहां पे रोजी रहती तो कोई कहीं क्यों बाहर आता? महाराष्ट्र पुकार लेता है, अरे भाई यूपी के लोगों को यहाँ से लेके जाओ। तेलंगाना पुकारता, आंध्रा पुकारे, क्या बेंगलुरु पुकारता? साहब अगर आपके पास काम है, अगर आपके सीएम काबिल है, आप वाकई यूपी तरक्की कर रहा है, अरे लेके जाओ यार यहाँ से, लेके जाओ। काम दो लोगों को, क्यों भटका रहे गली गली, हर स्टेट बेचारे फिर रहे। उससे ये महसूस होता है कि यूपी में काम नहीं है। उससे ये महसूस, एक मिनट उससे ये महसूस होता है। आपका सवाल पूछूं कि क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आता है? आप लोग बेकार के बाद टीवी में बैठे करके निकल जाते। अरे काम करना है तो काम करो, बुलाओ हिंदुस्तानियों का है, तेलंगाना कर्नाटक का है। शब्दों की मर्यादा प्लीज, बुला के रखो शब्दों की मर्यादा। ऐसे कोई शब्द प्लीज, आप लोग सभी सम्माननीय, मैं हर बार बोलती हूँ, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल। भारतीयों का ये कैसे कह सकते हैं लेकर जाओ? किसकी है वहाँ? कौन है वहाँ? मालिक है कोई वहाँ का? हम हिंदुस्तानी मालिक हैं, ये पूरा देश हमारा है और वहाँ के रहने वाले भारतीय हैं। कहाँ लेकर चले जाओ? आप लोगों की जागीर है वो। क्या वो जागीर में देकर गए थे कोई मुगल? आपकी जागीर है वो। अरे फिर मुगल के पैसे चले गए बाबा। हिंदुस्तानियों का कर्नाटक है, हिंदुस्तानियों का तमिलनाडु है। तुम जहाँ इच्छा होगी वहाँ रहेगा, जहाँ इच्छा होगी कमाएगा।
नहीं, ऐसा बहुत है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत काबिल है, चिंता मत करिए। लेकिन वो भी हिंदुस्तान है, दक्षिण भारत भी अपना है, पूर्वोत्तर भी अपना है, पूरा देश अपना है, पूरा, और सभी सारे देशवासी एकजुट है। फिर इन इलाकों को सीमा में या फिर अलग अलग समुदाय में नहीं बांटना है। राशिद जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी साजिश का, आप उसे फिर कहीं और दिशा में लेकर चले गए। नहीं मैडम, बिल्कुल साजिश ये है, जो सरकार होती है वो साजिश करती है। अगर सरकार समझदार है, सरकार अगर वाकई सरकार है, तो कई एक दंगा होता, बताओ, एक दंगा करके बताओ। अगर सरकार, यानी कि आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा है, जो रिपोर्ट में सामने आए हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। कोई रिपोर्ट गलत है, पूरे अरे सरकार आपकी, पुलिस आपकी, रिपोर्ट आपकी। अगर आप वाकई अगर सीएम है, बता दो एक दंगा करके, बता दो हिंदू मुसलमान का एक झगड़ा करके। क्यों आप फेल है, इसमें ये दंगे हो रहे हैं, आप फेल है हिंदू मुसलमान कर, आप वोट बैंक करने के चक्कर में, आप दोबारा आने के चक्कर में हिंदू मुसलमान को कटा रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भी कटा रहे हैं, हिंदू भाइयों को भी कटा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, राशिद जी, जिम्मेदारी आपने दोनों की है। आपके तेलंगाना में दंगे हुए तो किसकी सरकार थी? आपके जो है आपका काम है। हैदराबाद में दंगे याद हैं आपको? भागलपुर के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, ये सब किसकी सरकार थी? ये दंगों का इतिहास तो कांग्रेस का पुराना है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 47 के दंगों से लेकर और मुरादाबाद के दंगों तक, मुजफ्फरनगर के दंगों तक ये इतिहास। अश्विनी शाही जी, फिर मैं सौरभ का रुख कर रही हूँ, लेकिन अश्विनी शाही जी, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर इस अविश्वास की वजह क्या है? कैसे भरोसे मिलेंगे? ना उस्मानी साहब को भरोसा हो रहा है, ना ही राशिद जी को भरोसा हो रहा है, ना ही फाजिल अहमद को भरोसा हो रहा है। देखिए, वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़े हुए उन सरकारों के साथ हैं। हम संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, ये भरोसा नहीं होगा। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, कैराना में पलायन हुआ था ना, कैराना में एक व्यक्ति जो पंसारी था, मूला पंसारी शायद कोई वो थे, उन्होंने बयान दिया कि हम चले गए थे वहां गुजरात, यहां से हटकर, और बाद में हमारी ही सरकार जब योगी जी की थी तो 50-60 परिवार आकर वापस आए हैं। वहीं से पर्सिया एक देश हुआ करता था, 4000 लोगों को शरण दिया, और आज जो है ईरान नाम हो गया है उसका। 11 जिले जो है आसाम में डेमोग्राफी चेंज है। विश्वसनीयता इनकी नहीं रहेगी। ये उन सरकारों के अंग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये 14 के पहले हमें हिंदू कहने में शर्म होती थी, ये लोग सोकाल सेकुलर कहने में इनको गर्व होता था। तो अच्छी बात है, सेकुलरिज्म होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब मुसलमान नहीं होता है। यहाँ के रहने वाले 140 करोड़ लोग हैं। तो अश्विनी जी, एक सेकंड। राशिद जी, आखिर क्यों भरोसा नहीं है इस रिपोर्ट पर? विश्वसनीयता पे क्यों भरोसा है? क्यों आपको भरोसा नहीं हो रहा है? जो भरोसा संदेह क्यों है मैडम? जितने भी बाबरी मस्जिद के कातिलान थे वो पूरे बरी, जितने गुजरात में कातिलान थे पूरे बरी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे पूरे बरी। अरे लेकिन जब बात अगर कोर्ट की होती है तो कोर्ट पे भरोसा नहीं, सरकार की बात होती है तो सरकार पे भरोसा नहीं, अगर प्रशासन पुलिस की बात होती है उस पर भरोसा नहीं। मैं बता रहा हूँ, इसमें से भरोसा नहीं होता कि ये पूरे अतराफ हिंदुस्तान के यही काम चल रहा ना मैडम। इसमें से पूरे मुसलमान देख रहे पूरे, और हिंदू भाई अभी बड़े ताजुब में है भाई। आखिर क्यों संदेह है? क्यों संदेह? ये जो आंकड़ा है उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहते। बहुत गंभीर विषय है। देखिए, सिर्फ संभल नहीं बल्कि पूरे भारत को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी बात कही गई कि लगातार चेंज होती डेमोग्राफी, आजादी से लेकर अभी तक हिंदुओं का लगातार घटता प्रतिशत, मुस्लिम आबादी की बढ़ती आबादी, ये बहुत बड़े संकेत देते हैं। इस वजह से मैडम मैं बोल रहा हूँ कि हम नौकरी दो, अगर घर में रहे। अच्छा, नौकरी है, नौकरी की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राशिद जी, थोड़ा सा फैक्चुअल प्लीज। राशिद जी, थोड़ा सा फैक्चुअल तो ये, वैसे ही सवाल जो था मैंने सौरभ दुबे जी से पूछा है, लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल। मैं बात कर रही हूँ डेमोग्राफी चेंज होने का, आप उसको नौकरी से जोड़ रहे हैं। आप जरा एक बार पूरी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देखिएगा, भारत में जिस तरह से बाकायदा खुद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने रोजगार उत्पन्न हुए, अपने आसपास के देशों की जरा हालत देख लीजिएगा। मैडम, आज मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैडम, ये लोग मुसलमानों का दम घोटने की कोशिश में है, आवाज बंद करने की कोशिश। आज पार्लियामेंट में बताइए, हो गया सबका साथ सबका हो गया। एसी में बैठो, ठंडा पानी पी, एसी में बैठे हैं, ठंडा पानी पीजिए, नहीं दम घुट जाएगा। एसी में बैठे हैं, ठंडा पानी पी लो भैया, नहीं दम घुट जाएगा।
नहीं आपका दम घुट जाएगा, ये टोपी लगा कर बैठे हुए इसी में दम घुट रहा है। सुनिए, इनका शांत कराइए। अब देखिए मेरी बारी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आप पूरा टाइम दिया, जरा फैक्ट की बात करते हैं। आज आपके पैनल पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि एक ऐसा विषय जिसमें जो सच्ची बातें हैं, जो मैंने कहा कि इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं, उसको अगर हम उजागर करने का काम कर रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम के आंकड़े और हिंदू मुस्लिम के एंगल पर नहीं जाएंगे। अश्विनी शाही जी बैठे हैं, बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या मैं हूं, मैंने एक बार भी मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर दो लोग ऐसे बैठे हैं जो लगातार कट्टरता की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो भैया, राशिद भाई अब बीच में नहीं बोला था आपके। देखिए आप अभद्रता मत करिए, उद्दंडता मत करिए, अभद्रता मत करिए। आपका दम घुट रहा है, दम घुट रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन भिजवाऊं? ऑक्सीजन भिजवा दिया, ऑक्सीजन लो, थोड़ी देर दम घुट रहा है आपका, थोड़ा देर ऑक्सीजन लो भैया, दम घुट रहा है। आप सुनिए, इनको शांत कराइए। देखिए जिस प्रकार से हम बार बार कह रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी फाजिल साहब ने भी बोला, लेकिन मैं देखिए फाजिल साहब को कहूंगा तकनीकी रूप से आप एक बात समझना पड़ेगा। आपका घर बिहार में, आप दिल्ली आए हुए, मेरा घर यूपी में, मैं दिल्ली आया हूँ, अश्विनी शाही साहब का घर कहीं है, वो आए हुए, नैना जी आप भी कहीं से आई हुई हैं, लेकिन हमने घर छोड़ करके नहीं डर के भागे वहां से। आज भी हमारा घर है वहां पर, हम यहाँ नौकरी करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम अपने घर पे भी जाते हैं, दिवाली होली वहां पर भी जाते हैं, मनाते हैं, हमारी खेती बाड़ी वहां पर भी है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब कि हमने वहां से बिल्कुल पलायन छोड़ दिया, वहां की जमीन जायदाद हमारी हड़प ली गई या हमने उसको बेच दिया या डर के मारे वहां गए नहीं। इसलिए इस बात की जो तकनीकी रूप से इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात फाजिल साहब ने कही, देखिए मैं कह रहा हूं कि जिनके डीएनए के अंदर अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, वही लोग तो संभल के अंदर थे जिन्होंने अत्याचार किया। आप जब सिख दंगों की बात करते हैं तो आप किस मुंह से राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं? किस मुंह से आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी बिहार के अंदर फलाना कह रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं? अरे भैया आप ही के नेता थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, मैं कह रहा हूं जिसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको कंडेम करेगा। वो उसकी जितनी निंदा करे, भर्त्सना करनी चाहिए उतनी करेगा। लेकिन फाजिल अहमद साहब के नेता राहुल गांधी जी, उनकी पिताजी अरे शहीद हो गए तो क्या, अब शहीद हो गए, अभी कह रहे थे मारा गया सिखों को। ये देखिए, ये दो तरफा बातें, ये दो तरफा बातें हैं, यही कह रहा हूं, दो तरफा बातें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा था? सिख से जो सिख दंगे हुए थे उसमें कौन लोग थे? सिख दंगों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता पकड़े गए। सज्जन कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मिला रही हूँ, सज्जन कुमार भारतीय जनता की कमी है, वक्त की कमी। उस्मानी साहब जरा ये बताइए कि हर बार सरकारें तो बदलती चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति यही रही है, पलायन या डेमोग्राफी चेंज होना। क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं? आप भी पिछले वक्त में सरकार में रहे थे, क्या ये कभी चिंता का विषय नहीं रहा कि आखिर आपके भी कार्यकाल में क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों उनका डेमोग्राफी हुई है? हमारी सरकार में कोई पलायन नहीं हुआ, कोई संभल में दंगा नहीं हुआ। सारे संभल में दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए। और इन ज्ञानी जो दो राजनीतिक लेखक बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से एक दंगा बता दीजिए आप। दंगा कराने की कोशिश की इन्होंने संभल में, सफल नहीं हो पाए। दंगा कराने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। 100 से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए, ये सच्चाई है। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, सारे दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराने के भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस्मानी साहब आपकी इस बात को लेकर लोग लागू की जाती है, दलितों पिछड़ों को मारा जाता है। अच्छा नैना जी आप अपनी टीम से कहिए कि 12 से 17 के बीच में कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हैं, आपका पीसीआर निकाल के दीजिए। देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है कि आखिर किसकी कॉलर ज्यादा साफ है। दंगों के मामले में डेमोग्राफी लेकिन चेंज हुई है, ये बात है। उस्मानी साहब आप पूर्व मंत्री रहे हैं, आपके पास में ज्यादा अच्छे आंकड़े होंगे, लेकिन आज वक्त की कमी है और आगे जरूर हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, लेकिन आप सभी का धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये विषय अब ऐसा हो गया है कि आखिर किसकी कॉलर ज्यादा साफ, किसके कार्यकाल में कितने दंगे हुए। लेकिन हकीकत यह है कि संभल में एक बहुत बड़ा पलायन का जो हिस्सा है वो नजर आता है और हिंदुओं की आबादी घटी है।